भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 63 लंबे सालों के बाद सरकार ने 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं है, यह एक पूरा बदलाव है। नए कानून को इनकम टैक्स बिल 2025 कहा जाता है। इसे हाल ही में लोकसभा ने पास किया है और अब यह अंतिम मंजूरी के लिए राज्यसभा में जा रहा है। इसका लक्ष्य सीधा है, एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना जो समझने में आसान हो, पारदर्शी हो और हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की जरूरतों के हिसाब से हो। ये इस बात में एक बड़ा बदलाव है कि हम अपने टैक्स के बारे में कैसे सोचते हैं और उनसे कैसे डील करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हटकर कुछ ऐसा जो सबके लिए बहुत ज्यादा सीधा और लॉजिकल हो। 1961 का पुराना कानून एक अलग समय के लिए बनाया गया था। इंडियन इकोनॉमी अलग थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी और लोगों के पैसे कमाने का तरीका भी ज्यादा सिंपल था। दशकों से कई छोटे मोटे बदलाव किए गए, लेकिन इन एडिशंस ने कानून को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बना दिया। नया इनकम टैक्स बिल 2025 इसे पूरी तरह से ठीक करने का लक्ष्य रखता है। ये कंफ्यूजन को हटाना चाहता है और एक नई नींव बनाना चाहता है। कोर आइडिया सब कुछ सिंपल बनाना है, आपके रिटर्न फाइल करने से लेकर ये समझने तक कि आपको कितना देना है। ये टैक्स पेयर की लाइफ को आसान बनाने और क्लैरिटी और फेयरनेस के जरिए लोगों और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ट्रस्ट बनाने के बारे में है। तो ये नया चैप्टर कब शुरू होगा? नए रूल्स 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। इसका मतलब है कि वे उस इनकम पर लागू होंगे जो आप फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 के दौरान कमाते हैं। इस इनकम का असेसमेंट, जो कि तब होता है जब आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं, 2026 से 2027 के साल में होगा। इस बिल से सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सरलीकरण नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को बूस्ट करना भी है। टैक्स सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाकर यह ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने और आखिर में उन लोगों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद करता है जो अपनी टैक्स स्वेच्छा से और सही तरीके से चुकाते हैं, जिससे देश की तरक्की में योगदान होता है। इस बड़े बदलाव के पीछे का विजन एक डिजिटल फर्स्ट टैक्स इकोसिस्टम बनाना है। सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि हर प्रोसेस तेज, ज्यादा सटीक और ह्यूमन एरर की संभावना कम हो। इसमें आपके टैक्स फाइल करने से लेकर आपके रिफंड प्राप्त करने तक सब कुछ शामिल है। इसका लक्ष्य एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाना, विवादों को कम करना और हर टैक्स पेयर के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान करना है। अतीत की कागज आधारित, अक्सर भ्रमित करने वाली प्रक्रियाओं से दूर जाकर नया बिल एक ऐसे सिस्टम का रास्ता खोलता है जो न केवल मॉडर्न है, बल्कि औसत नागरिक को अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ज्यादा कंट्रोल और समझ के साथ सशक्त भी करता है। यह एक ज्यादा प्रोग्रेसिव और पारदर्शी भारत की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है। सबके दिमाग में सबसे जरूरी सवालों में से एक है, यह मेरी टेक होम सैलरी को कैसे प्रभावित करेगा? नया बिल इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में बड़े बदलाव लाता है। न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें कम एग्जेम्पशन लेकिन कम टैक्स रेट्स हैं, अब सबके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन होगा। इसका मतलब है कि अगर आप नहीं चुनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस नए सिस्टम के तहत टैक्स्ड होंगे। हालांकि चुनने की शक्ति आपके पास ही है। टैक्स पेयर के पास अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन होगा अगर यह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है जिससे आप वह रास्ता चुन सके जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स के लिए सबसे अच्छा हो। सैलरीड इंडिविजुअल्स और पेंशनर्स के लिए कुछ बहुत अच्छी खबर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसे आप अपनी इनकम से घटा सकते हैं, बढ़ा दिया गया है। यह सीधे आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करता है, जिसका मतलब है कि आप कम टैक्स चुकाते हैं और आपकी जेब में ज्यादा पैसे होते हैं। इसके अलावा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पॉपुलर सेक्शन 80C के तहत लिमिट भी बढ़ा दी गई है। यह आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
लाइफ इंश्योरेंस और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है, जबकि आपको एक बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है। यह बदलाव आपके भविष्य के लिए वेल्थ बनाने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। घर खरीदने का सपना कई भारतीयों के लिए एक बड़ा लाइफ गोल है और नया बिल इसे मानता है। अपनी पहली होम खरीदने वालों के लिए होम लोन इंटरेस्ट पर एडिशनल डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल राहत प्रदान करता है, जिससे ईएमआई का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल इंडिविजुअल होम बायर्स की मदद करता है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा देता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि जहां कुछ डिडक्शन बढ़ाए गए हैं, वहीं अन्य, खासकर पुराने रिजीम के तहत सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रैशनलाइज्ड या हटा दिए गए हैं। फोकस स्पष्ट रूप से एक सरल स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कम लेकिन ज्यादा प्रभावशाली बेनिफिट्स हैं। हमारे सीनियर सिटीजन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए योगदान दिया है, को इस बिल में विशेष ध्यान मिला है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो वह इनकम लेवल है जिसके नीचे कोई टैक्स नहीं चुकाया जाता, 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन और 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन दोनों के लिए बढ़ा दी गई है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी रिटायरमेंट इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स फ्री रहे, जिससे उन्हें ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। इसके अलावा पेंशनर्स और उन लोगों के लिए जिनकी मुख्य इनकम इंटरेस्ट से है, फाइलिंग प्रोसेस को सरल बनाया गया है। यह विचारशील उपाय उनके कंप्लायंस बर्डन को कम करता है, जिससे हमारे सम्मानित बुजुर्गों के लिए टैक्स प्रोसेस कम परेशानी भरा हो जाता है। इनकम टैक्स बिल 2025 भारत को पूरी तरह से डिजिटल टैक्स एनवायरनमेंट की ओर मजबूती से धकेलता है। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न की डिजिटल फाइलिंग लगभग सभी टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य हो जाएगी। यह एक पेपरलेस और एफिशिएंट सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार समझती है कि हर किसी के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच नहीं हो सकती है, इसलिए दूर दराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों या जिनकी इनकम एक निश्चित सीमा से कम है, उनके लिए अपवाद बनाए गए हैं। बाकी सभी के लिए भविष्य ऑनलाइन है। इस कदम से प्रोसेसिंग टाइम में भारी कमी आने, गलतियों को कम करने और टैक्स पेयर के लिए पूरी फाइलिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा स्मूथ और ज्यादा सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिफंड प्रोसेस में भी एक स्वागत योग्य बदलाव लाता है। टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार अब अतीत की बात होने वाला है। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर नया सिस्टम रिफंड को बहुत फास्टी से प्रोसेस करने का लक्ष्य रखता है। इसका एक मुख्य कंपोनेंट रिटर्न का अनिवार्य ई-वेरिफिकेशन है। एक बार जब आप अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर देते हैं, तो आप इसे आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे तरीकों का उपयोग करके फास्टी से वेरीफाई कर सकते हैं। यह इंस्टेंट वेरिफिकेशन टैक्स डिपार्टमेंट को आपके रिटर्न को प्रोसेस करने और किसी भी लागू रिफंड को जारी करने की अनुमति देता है, जितना समय पहले लगता था उसके एक छोटे से हिस्से में, जिससे आपका पैसा जल्दी आपके हाथों में आ जाता है। हमारी इकोनॉमी के इंजनों, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के लिए नया बिल पॉजिटिव बदलावों की एक लहर लाता है। ग्रोथ को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इन छोटे बिजनेसेस के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में काफी कमी की गई है। इसका मतलब है कि वे अपने मुनाफे का ज्यादा हिस्सा बरकरार रखेंगे, जिसे फिर बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है, ताकि विस्तार, इनोवेशन और ज्यादा नौकरियां पैदा की जा सके। ये सरकार की ओर से भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ को सपोर्ट करने और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को पोषित करने के लिए एक सीधा प्रोत्साहन है, जो नई कंपनियां बना रहे हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर रहे हैं। टैक्स रेट्स कम करने के अलावा बिल उन कंपनियों के लिए लक्षित प्रोत्साहन भी पेश करता है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हैं। जो बिजनेस ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वे विशेष टैक्स बेनिफिट्स के लिए पात्र होंगे।
यह स्थायी विकास को बढ़ावा देने और भारत को इनोवेशन में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। कंपनियों को एक स्वच्छ भविष्य और अत्याधुनिक रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करके सरकार न केवल पर्यावरण की मदद कर रही है, बल्कि एक ज्यादा लचीली और प्रतिस्पर्धी इकोनॉमी भी बना रही है। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बिजनेस ग्रोथ राष्ट्रीय प्रगति और स्थिरता के साथ साथ चले। नया बिल कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों को भी परिष्कृत करता है, जो वह टैक्स है जो आप संपत्ति, स्टॉक या म्यूचुअल फंड जैसे एसेट्स बेचने से होने वाले मुनाफे पर चुकाते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों की गणना कैसे की जाती है, इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। साथ ही लागू टैक्स रेट्स में भी समायोजन हुए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के एसेट्स में एक ज्यादा लॉजिकल और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाना है। इन्वेस्टर्स के लिए इन नए नियमों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीधे उनके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को प्रभावित करेंगे। कई लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि इंडेक्सेशन का लाभ, जो इन्फ्लेशन के लिए एक एसेट की खरीद मूल्य को समायोजित करता है, कुछ एसेट क्लासेस के लिए बरकरार रखा गया है, जिससे इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशनरी गेन्स पर टैक्स लगने से बचाया जा सके। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के प्रावधानों में भी महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। विभिन्न ट्रांजैक्शन के लिए टीडीएस और टीसीएस की सीमा और दरें संशोधित की गई हैं। यह टैक्स बेस को व्यापक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पूरे साल टैक्स ज्यादा कुशलता से एकत्र किए जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन जैसे उभरते सेक्टर्स के लिए नए विशिष्ट टीडीएस प्रावधान पेश करता है। यह कदम इन नए युग के उद्योगों में बहुत आवश्यक नियामक स्पष्टता लाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन स्रोतों से उत्पन्न इनकम को एक संरचित और पारदर्शी तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। जबकि नया बिल सरलीकरण का लक्ष्य रखता है, यह कंप्लायंस के महत्व पर भी जोर देता है। नियमों का पालन न करने, जैसे इनकम को कम रिपोर्ट करना या गलत जानकारी प्रदान करना, के लिए सख्त दंड है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हर कोई अपने टैक्स का उचित हिस्सा चुकाए। हालांकि सरकार ने एक दयालु पक्ष भी दिखाया है। पिछले विवादों को सुलझाने और एक साफ स्लेट प्रदान करने के लिए एक बार की एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। यह योजना छोटे टैक्स पेयर को ब्याज और दंड पर छूट के साथ देय टैक्स राशि का भुगतान करके अपने पुराने टैक्स विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे पिछले मुकदमेबाजी के बोझ के बिना आगे बढ़ सके। निष्कर्ष में, इनकम टैक्स बिल 2025 सिर्फ एक नया कानून नहीं है, ये दर्शन में एक मौलिक बदलाव है। ये एक ऐसी टैक्स प्रणाली बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है जो सरल, पारदर्शी और डिजिटल युग के अनुरूप है। आम आदमी के लिए यह उच्च कटौतियों और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से राहत का वादा करता है। बिजनेसेस के लिए यह कम टैक्स दरें और विकास और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, जबकि यह बेहतर कंप्लायंस की मांग करता है। यह पिछली समस्याओं को हल करने के लिए तंत्र भी प्रदान करता है। यह बिल डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य टैक्स चुकाने को हमारे वित्तीय जीवन का एक कम डरावना और ज्यादा निर्बाध हिस्सा बनाना है, जिससे लोगों को राहत और शक्ति वापस मिल सके।